नमस्कार मित्रों। आइए आज सुनते हैं शिवानी जी की कहानी चिर स्वयंवरा। पत्र पढ़ते ही मुझे चक्कर सा आ गया है। हे भगवान, क्या समय से पूर्व ही सठिया गई हैं रजनी दी। मैंने एक बार फिर पत्र को अविश्वास से पढ़ा। नहीं, पत्र में तो परिहास का लवलेश भी नहीं था। फिर मैं क्या उन्हें नहीं जानती थी, जिनके रूखे अधरों पर हंसी तो दूर, जीवन भर 1 सेंटीमीटर की मुस्कान भी कभी नहीं खेली। वे क्या अपनी किसी प्राक्तन छात्रा से ऐसा मजाक कर सकती थी? फिर मैं तो उनकी छात्रा ही नहीं, दूर के रिश्ते की मौसेरी बहन भी तो थी। इसी से उन्होंने लिखा था, आत्मीय स्वजनों में एक तुम ही ऐसी हो जिसे मैं निश्चिंत होकर अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ की साक्षी बनने बुला रही हूँ। इसी 15 को मेरा विवाह है। उसी दिन संध्या की मेल से हमारा रिजर्वेशन भी हो चुका है। ओह, तो हनीमून की योजना भी बना चुकी है रजनी दीदी। पर कहाँ जाएंगी? जिस वानप्रस्थी अवस्था में अपना विवाह रचा रही थीं, उसमें तो उन्हें अपना हनीमून बद्रीनाथ जाकर मनाना ही शोभा देगा। जीवन में पहली बार ऐसे विचित्र विवाह का निमंत्रण मिला था। इसी से समझ में नहीं आ रहा था कि जाऊं या नहीं। रजनी दी से मेरे रक्त मांस का रिश्ता दूर का होने पर भी हृदय का रिश्ता अत्यंत निकट का था। उनकी सौम्यता, शांत स्वभाव, समय से कुछ पूर्व ही पक गए सफेद बालों की गरिमा, रुचि से पहनी गई साड़ी और उनका पांडित्य मुझे बचपन से ही प्रभावित करता आया था। मेरे कैशोर्य और यौवनावस्था की शायद ही कोई ऐसी अवस्था रही होगी जिसका उन्होंने अपनी स्निग्ध सुलझी हंसी मात्र से ही समाधान न कर दिया हो। किंतु आज वही अनुकरणीय व्यक्तित्व स्वयं मेरे सम्मुख एक दुरूह पहेली बनकर खड़ा था। ऐसा तुमने क्यों किया रजनी दी? लोग क्या कहेंगे? दूर दूर तक बट वृक्ष की जड़ों सी फैली तुम्हारी छात्र मंडली, जिसकी दृष्टि में तुम्हारा अक्षत कौमार्य ही तुम्हारे सफेद बालों पर धरा जगमगाता बहुमूल्य राजमुकुट था, क्या कहेंगे ये सब सुनकर? न जाने कितने अनकहे उपालंभों की तरंगें मेरे अशांत चित्त की कगार पर टकरा टकरा कर मुझे विचलित कर उठी। रजनी दी ने मुझे निमंत्रण ही नहीं भेजा, श्रृंगार प्रसाधन सामग्री की एक पूरी लिस्ट भी नत्थी कर दी थी। यह सब सामान तुम्हें अमीनाबाद में मिल जाएगा, वही लाटूश रोड वाली सड़क पर जरीदार जयपुरी नागरा एक छोटी सी दुकान है। बेहद प्यारी कामदार जूतियां उसके शोकेश में सजी रहती हैं। उन्हीं में से छांट कर एक जोड़ी लेती आना। मैंने लिस्ट देखी। आलता की शीशी, मांग में भरने का कलकतिया इंगुर, काली सुनहली कामदार सुहाग की चूड़ियाँ, लाल नागरा और अबीरी रंग की बनारसी क्रेप सिल्क की साड़ी। मेरे हाथ की लिस्ट सहसा मेरे कल्पना लोक में फड़फड़ाकर पतंग सी उड़ती दर्पण के सम्मुख बैठी रजनी दीदी को सजाने लगी थी। सफेद बालों के ऊंचे जूड़े पर प्रयत्न से टिकाया गया अबीरी बनारसी आंचल, गठिया से टेढ़ी पड़ गई उंगलियों पर आलता की नाखूनी धारी, लाल नागरा और सन से सफेद बालों के बीच मांग पर बिखरी कलकतिया इंगुर की गाढ़ी रेखा, बर्फ से ढकी त्रिशूल की चोटी पर जैसे लाल लाल बुरुश बिखरे हों। व्यंग से स्वयं ही मेरे होंठ टेढ़े हो गए थे। जब मेरा विवाह हुआ तब ही 28 वर्ष की थी रजनी दीदी। 40 की लगने लगी थी। प्राध्यापिका के शुष्क जीवन ने उन्हीं दिनों कपोलों की लालिमा को झाड़ू लेकर बुहारना आरंभ कर दिया था। पर फिर भी सुर्ख गालों की ललछोई आभा सामान्य ही मलिन हो पाई थी। एकदम शॉर्ट सिल्क की सी चिकनी त्वचा थी उनकी। इसी से लगता था कि गहरे लाल टूली रेशम को किसी फूहड़ गृहिणी ने धो पटक कर फीका बना दिया है। किंतु उधर जब उन्हें देखा तो मन खिन्न सा हो गया था। अब तो वह शॉर्ट सिल्क फीका ही नहीं पड़ा, बहुत दिनों से उपेक्षित भी है। किसी पुराने बक्से में पड़े रेशम की सी सिलवटें भी पड़ गई थी उसमें।
बिना इस्त्री किए रेशम से ही उन झुर्रियों को रेशमी भरे चेहरे देखकर मैं मूर्खा की भांति फक्क से कह भी बैठी थी, हाय रजनी दीदी, आप तो एकदम ही बुढ़ा गई। अब क्या मेरे रस्सी कूदने के दिन है री? अगले साल पूरे 50 की हो जाऊंगी। उन्होंने हंसकर कहा तो मैं खिसिया गई। कैसी मूर्ख थी मैं, स्त्री होकर भी आज तक इतनी सी बात नहीं हृदयंगम कर सकी। संसार की कौन सी स्त्री भला अपने बुढ़ापे का समाचार सुन प्रसन्न होती है? किंतु दोष मेरा भी उतना नहीं था। इधर 25 वर्षों में काल चक्र ने आवश्यकता से कुछ अधिक ही निर्ममता से रजनी दी को असहाय क्रिकेट गेंद सा ही इधर उधर फेंक उनकी धज्जियां ही उड़ाकर रख दी थी। उनकी बड़ी बहन खिल्लो दी तो उनसे 1.25 साल बड़ी थी, पर न एक बाल सफेद न एक झुर्री। चिकने चेहरे पर चमड़ी ऐसी तनी थी कि लगता था अभी अभी कपोलों की हड्डियां बाहर निकल आएंगी। 3 3 बहुओं का वरण कर चुकी थीं, पर अभी भी चूनर ओढ़कर डोली में बैठ जाएं तो चौथ की दुल्हन लगें। काठी अखरोट पड़ाक पड़ाक दांतों में ऐसे पटकाती थीं जैसे मूंगफली हो। वहीं पर हमारी रजनी दी पिछली बार आई तो भुट्टा खाने को तरस गईं। दांत ऐसे हो गए थे कि तेज हवा का झोंका भी उन्हें इधर उधर हिलाने लगा था। जब पिछली बार वे लखनऊ आईं तो मैंने ही जिद कर अपने दांत विशेषज्ञ से उन्हें नया डेंचर बनवा दिया था। उसे लगाते ही रजनी दी का चेहरा एकदम बदल गया था। जिस स्निग्ध हंसी की शीतल छाया में मैं कभी अपने कार्यरत जीवन से ऊब कर पल भर सुस्ताया करती थी, वह न जाने कहाँ विलीन हो गई थी। यही नहीं, उनका उच्चारण, चेहरे की गठन और कंठ स्वर भी न जाने कैसा नकली नकली सा लगने लगा था। मुझे तो आज भी यही लगता है कि उस दिन यदि मैंने उन्हें वह नकली बत्ती सी न दिलवाई होती तो शायद आज उनका इतना बड़ा सर्वनाश भी नहीं होता। बार बार वे दर्पण के मुख सम्मुख जाकर अपने प्रतिबिंब को ऐसे निहारती रही थीं जैसे स्वयं ही अपने को न पहचान पा रही हों। शाम को जब मेरे साथ बाजार गईं तो शो केस में लटकी एक गहरे बैंगनी रंग की कट की साड़ी पर रीझ गईं। दूसरे दिन पहनकर मुझे दिखाने आई तो मैं प्रशंसा करना भी भूल गई। सदा श्वेत परिधान धारण करने वाली रजनी दी की वह भड़कीली साड़ी मुझे असमय वसंतागमन की सी बेतुकी लगी थी। फिर भुवाली जाते ही उनकी चिट्ठी आई कि मैं उन्हें 2 तोले के वैसे ही जड़ाऊ कामदार झुमके बनवाकर शीघ्र भेज दूं जैसे मैंने अपनी लड़की को विवाह में दिए थे। अपनी किसी छात्रा के विवाह में उन्हें देने थे। झुमके बनवाकर मैं भेज भी नहीं पाई थी कि 2 भारी पोचमपल्ली साड़ियों का ऑर्डर आ गया, एक नारंगी एक मजेंटा। फिर तो उन्होंने दूल्हे को छोड़ सब कुछ ही मुझसे मंगवा लिया था। स्नेक स्किन का पर्स, मैचिंग चप्पल, फाइबर के 1 से 2 जुड़वा सूटकेस, मर्दाना नाइट सूट, रेडीमेड कमीज़ें, लेस लगी नाइटी और हर ऑर्डर के साथ एक खिसियाई सी पंक्ति की कैफियत अवश्य रहती थी, मेरी फलां छात्रा का विवाह है, फलां कलीग की पुत्री विदेश जा रही है, आदि आदि। तब मैं क्या जानती थी कि रजनी दीदी की सौभाग्यशाली छात्रा स्वयं रजनी दी है। फिर जब एक दिन उन्होंने बड़े ही दुस्साह से एक साथ आधे दर्जन चिकन के मर्दाने कुर्तों का ऑर्डर दे डाला, तब मेरा माथा ठनका। उनकी कौन सी छात्रा भला 38 इंची चिकन के मर्दाने कुर्ते पहनकर विदेश जा सकती थी? और फिर तब ही उनके पत्र ने प्रखर रौद्र सूर्य की तप्त किरणों से उस रहस्य कुहेलिका को स्वयं सोख लिया था। डॉक्टर प्रद्युम्न मेहता को तुम नहीं जानती। गत वर्ष अचानक ही अपने अस्वस्थ फेफड़ों की हवा बदलने के लिए भुवाली चले आए थे। मेरे ही बंगले के पास ब्रूका जेट में रहने लगे थे। परिचय तो हमारा एक ही वर्ष का है, किंतु हमें लगता है कि हमारा यह परिचय इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का पुराना परिचय है। हमारी यही मैत्री 15 को सुखद साहचर्य में परिणत होगी। तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। यह मेरा निमंत्रण नहीं है, आदेश है। तुम्हारी रजनी दी। मुझे लगा
कि वर्षों पूर्व का अतीत मुझे फिर अपनी कक्षा में खींच ले गया है, जहां ब्लैक बोर्ड के सम्मुख प्रस्तर मूर्ति सी खड़ी रजनी दीदी अपने प्रश्न का उत्तर न पाकर कठिन मुख मुद्रा बनाकर गरज रही हैं। क्लास से बाहर चली जाओ मूर्ख लड़की, यह मेरा आदेश है। उनके आदेश को भला उनकी कौन सी छात्रा टाल सकती थी। जल्दी जल्दी भागकर मैंने उनकी लिस्ट की सारी सामग्री जुटाई, छोटे सूटकेस में एकाध जोड़ी कपड़े धरे और पहाड़ की गाड़ी में बैठ गई। काठ गोदाम में गाड़ी रुकी तो मैंने छोटे से प्लेटफॉर्म पर दृष्टि कई बार इधर उधर दौड़ाई। निश्चय ही रजनी दीदी अपनी पुरानी ऑस्टिन में मुझे लेने आई होंगी, किंतु कहीं भी कोई नहीं दिखा तो मैं रोडवेज की बस में बैठ गई। बेचारी रजनी दी शायद अपने असमय के रोमांस में आकंठ डूबी पड़ी होंगी, इसी से मुझे लेने नहीं आई। प्रौढ़ावस्था का प्रेम भी तो किसी बेगवती नदी के टूटे बांध की भांति उसकी धारा को और भी घातक बना देता है। मैंने बस में बैठते ही पर्स खोलकर लिस्ट एक बार फिर देखी, कहीं कुछ भूल तो नहीं गई थी। कुछ लाना मत भूलना, रजनी दी ने लिखा था। तुम तो जानती हो इस भुवाली में सिवाय बांस और कफन के मिलता ही क्या है। ठीक ही लिखा था उन्होंने। बचपन में सुना था कि तू भुवाली जा, पहाड़ की सबसे भयानक गाली है। तब भुवाली नैनीताल और उसके आसपास के ग्रामों का एकमात्र शमशान था, और फिर कुछ वर्ष पूर्व वहाँ का सैनिटोरियम ही क्या किसी महाशमशान से कुछ कम भयावह था। धीरे धीरे चढ़ाई पर हाँफती मेरी बस भुवाली की गीली सड़कें पार कर रजनी दी के बंगले से कुछ दूर आकर खड़ी हो गई। एक छोकरे से पहाड़ी दोयाल को सूटकेस थमाकर मैं चलने लगी। बंगले में पहुंची तो कहीं भी कोई नहीं दिखा। सूटकेस बरामदे में रखवा पैसे देकर मैंने कुली को विदा किया और उस अस्वाभाविक स्तब्धता से सहम कर इधर उधर देखने लगी। रजनी दी कभी नौकर नहीं रखती, यह मैं जानती थी। वे स्वयं स्वभाव से इतनी सुघड़ थीं कि कोई भी नौकर या नौकरानी उनमें परमार्जित रुचि के चौखटे में ठीक नहीं बैठ सकता था। उनका बंगला हमेशा झकझक उजला चमकता रहता। चाय बनाकर लाती तो एकदम साहबी कायदे से ट्रे लगाती थी। स्वच्छ प्याले, चमकती चम्मचें, बानेट बंधी गुड़िया सी टिकोजी और ट्रेटिंग का लेस लगा ट्रे क्लॉथ। बहुत वर्षों तक ग्रोवर साहब की विधवा मेम के साथ बंगला लेकर रजनी दी रही थी। इसी से उनके एक एक साहबी संस्कार भी उन्होंने बड़ी स्वाभाविकता से घुटक लिए थे। केक बनाती तो ऐसे हल्का जैसे कपास का फूल। उनकी रसोई की स्वच्छता में वैसी ही अस्वाभाविकता का पुट अवश्य रहता था जैसा अधिकांश कुमारी प्रौढ़ाओं की रसोई में रहता है। फिर भी पाक कला में वे किसी भी अनुभवी पटु गृहिणी को चारों खाने चित्त कर सकती थी। एक दो बार नौकर रखकर वे देख भी चुकी थी। उसी झाड़न से नाक पोंछते हैं और उसी से थाली। मुझसे तो भाई जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती, वे कहती थीं। बरामदा आज भी किसी राजभवन की बरसाती ही सा दब दब उजला पड़ा था। इसी काठ के बरामदे में अपनी पुरानी खंजर सी मशीन पर रजनी दी ने मेरे न जाने कितने फ्रॉक सिले हैं और कितनी स्कर्ट। फिर इसी बरामदे में उन्होंने मुझे पहली बार साड़ी बांधना भी सिखाया है, और इसी प्राचीन गमले की टाइगर लिली तोड़कर अपनी चोटी में लगाने पर उनकी दुबली हथेली का करारा चांटा भी खाया है। पूरे 30 वर्षों बाद आज मैं उसी बरामदे में उनकी सुहाग पिटारी लिए खड़ी थी। भीतर एकदम घुस जाना क्या उचित होगा? हो सकता है उनका भावी सहचर भी भीतर ही बैठा हो। रजनी दी, भीतर आ जाऊं? मैंने डर डर कर पूछा। कौन? भीतर से उनका क्षीण कंठस्वर दूर किसी मसान घाट से गूंजता बड़ी मनहूसी से पूरे बरामदे में प्रतिध्वनित हो उठा। मैं हूँ रजनी दी, आ जाऊं? मैंने एक कदम उठाकर देहरी पर धर दिया। अरे हाँ हाँ, आ जाओ, पर क्या तुम्हें मेरा तार नहीं मिला?
आराम कुर्सी में मुर्दे सी पसरी रजनी दी को देखकर मैं उनके प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाई। वे क्या रजनी दी ही थीं? रंगे काले केश किंतु पिचके कपोल, नीचे लेट रहा आंचल और धसी आंखें। चतुरा रजनी दी शायद मेरे हृदय के भाव भांप गई थी। बैठो। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कुर्सी खींची तो मुझे लगा वह बांह किसी जीवित मानवी की नहीं, निष्प्राण शव की लटकी बांह है। तब तक मैंने अपने को संभाल लिया था। सूटकेस नीचे रख मैंने हंसकर कुर्सी उनके और निकट खिसका ली। मैं आपका सब सामान ले आई हूँ रजनी दी, पर यह तो बताइए हमारे जीजा साहब हैं कौन? मैंने बड़े ही स्वाभाविक स्वर में सामान्य रसिकता लाने की चेष्टा की। कोई नहीं। मेरे सम्मुख बैठी 50 वर्ष की रजनी दी जैसे मुख में तुलसी दल लिए मृत्यु शैया पर दम तोड़ रही 80 वर्ष की जरा जीर्ण वृद्धा दादी बन गई थी। कुछ ही पलों में असंख्य झुर्रियों से उनके करुण चेहरे को और भी दयनीय बना दिया था। कोई नहीं। मैं बौखला गई और चाहने पर भी अपने स्वर की तिक्तता को नहीं छिपा पाई। मैं अपनी गृहस्थी की पीसियों उलझने छोड़ गिरती पड़ती भागी आई और आप इतना बड़ा मजाक कर गई। मैंने न तब मजाक किया था बहन, न अब कर रही हूँ। हंसने की चेष्टा में उनके होंठ कांप कर रह गए। विवाह तब था पर अब नहीं है। मतलब? मेरा क्रोध अब सचमुच ही मेरे व्यवहार को अभद्र बना रहा था। रजनी दी फिर हंसी और इस बार उनके पोपले मुंह की दंतहीन शिशु की सी हंसी एकदम निष्पाप थी। सच कह रही हूँ, अनजाने में ठोकर खाकर गिर रही थी तुम सबकी रजनी दी। विधाता ने बांह पकड़कर उबार लिया। प्रेम ने मुझे अंधी बना दिया था बच्ची। अब वह उत्तेजित होकर बैठी तो टूटी टहनियों से उनके झुके कंधे शिथिल होकर बुरी तरह झुक गए। प्रद्युम्न मुझसे बहुत छोटा था, फिर भी जब उसने एक दिन मुझसे कहा कि वह मुझसे प्रेम करता है तो मैं पहले विश्वास ही नहीं कर पाई, किंतु फिर धीरे धीरे उसकी मुग्ध दृष्टि, रस पगे 7-7 पृष्ठों के प्रेम पत्र और उसके अक्षत पौरुष की विजयामद मेरी रग रग में व्याप गई। मेरा अनूठा प्रेमी मुझे एक बार फिर यौवन के उस विस्तृत प्रासाद में खींच ले गया जहां वर्षों तक रहने पर भी मैं अंधी बनी उसके एक से एक मनोहर कक्ष गवाक्ष आज तक नहीं देख पाई थी। कितनी सुंदर है तुम्हारी दंत पंक्ति, वह कहा करता था। तुम्हारा चेहरा न देखकर भी यदि तुम्हारे दांत ही देखता तब भी मैं तुम्हारे चरणों का दास बन जाता रजनी। और मैं उस तृषार्त पथिक को अपने सौंदर्य की खोखली मरीचिका में भटकने छोड़ देती। फिर वह मेरी काली केश राशि की प्रशंसा के पुल बांध कर रख देता। एकदम बंगाल की सुंदरियों की सी सुचिक्किन केश राशि है तुम्हारी। और मैं अपने बालों की सुगंधपूर्ण कालिमा का रहस्य अपने तक ही सीमित रह मुस्कुराती रहती। उफ, हम स्त्रियां कभी कभी स्थान की महिमा भुलाकर अपने ही हाथों से अपना कितना बड़ा सर्वनाश कर लेती हैं। मैं उसे ही नहीं, स्वयं अपने को भी छलने लगी। तुम तो जानती हो मैं कभी झूठ नहीं बोलती थी। अपनी छात्राओं को मैंने अपने इसी सत्य भाषण के अनुशासन चाबुक से साधा था। वही चाबुक अब मेरे नवीन प्रेम ने मुझसे छीन कर दूर पटक दिया था। और फिर एक दिन हमने निश्चय किया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। विवाह की तिथि निश्चय कर मैंने तुम्हें ही सबसे पहले लिखा था। लिखती भी और किसे? खिल्लो को लिखती तो शायद वह हवाई जहाज से यहाँ आकर हम दोनों को गोली से उड़ा देती। सहसा रजनी दी का स्वर चुप्पी में डूब गया, जैसे कठिन मधुमेह का कोई रोगी फिर कोमा में डूब गया हो। फिर मैं अधैर्य से उन्हें अपने प्रश्न की सुइयां चुभोती फिर चैतन्यावस्था में खींचने लगी थी। उस दिन इतवार था। रजनी दी ने अपनी दोनों पतली बाहें गोद में धर ली थी। हमने भीमताल की झील में बोटिंग का प्रोग्राम बनाया।
दिन भर तो वहाँ आजकल टूरिस्ट टूटे रहते हैं। संध्या 5 बजे तो मैं लेने अपनी कार में आ जाऊंगा, वह कह गया था। मैंने दिन भर लगकर केक बनाया, मफिन्स बनाए। उसे भी तुम्हारी तरह मेरे हाथ के बने मफिन बेहद पसंद थे। उन्होंने ऐसे स्वर में कहा जैसे कोई शोक संतप्त जननी अभी अभी गुजरे अपने इकलौते बेटे की पसंद का उल्लेख कर रही हो। पिछली बार तुझसे जो गुलाबी अड़ियार मंगाई थी वह पहनी, बड़ा सा जूड़ा बना कर गुलाब लगाया। रजनी दी अपने अभिसार की श्रृंगार साधना की विशद व्याख्या करने लगी तो मैं लज्जा से गड़ गई, किंतु उनके सौम्य संतनी से चेहरे पर एक शिकन भी नहीं उभरी। जैसे कोई धर्मपरायणा विदेशिनी मृत्यु से पूर्व किसी पादरी के सम्मुख निष्कपट आत्मनिवेदन कर रही हो। बिंदी लगाने लगी तो सहसा मेरी श्वास मेरी हथेली से टकराकर मुझे किसी दंत मंजन के विज्ञापन की सी ही चेतावनी दे उठी। उफ, कितनी मूर्ख थी मैं। आज अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संध्या की आगमनी में भी मैं अपने प्रति कितनी उदासीन रह गई थी। एक बार भी डेंचर नहीं साफ किया था मैंने। 5 बजने में अभी पूरा पौन घंटा था। मैं चटपट डेंचर उतार कर साफ करने लगी। तभी प्रद्युम्न की कार का हॉर्न बजा। मेरा अधीर प्रेमी पौन घंटा पूर्व ही आ गया था। हड़बड़ाकर मैं अधधुला डेंचर ही पोंछ कर लगाने लगी थी कि वह हाथ से फिसल कर चकनाचूर हो गया। वही चूर नहीं हुआ था बहन, मेरा सौभाग्य भी उसके साथ गिरकर चकनाचूर हो गया। इससे पूर्व कि मैं कुछ सोचती, मेरा मुस्कुराता सुदर्शन मंगेतर मेरे सम्मुख खड़ा था। तैयार हो ना? गुड। चलो जल्दी निकल पड़े, बदली घिर रही है, कहीं झड़ी न लग जाए। भुवाली की झड़ी क्या चेरापूंजी से कम बेगवती होती है? परिस्थिति की विषमता ने मेरी वाणी हर ली थी, किंतु विवशता के आंसू मैं चेष्टा करने पर भी नहीं रोक पाई। कांपते होठों के बीच शायद उसने मेरी निरीह जिह्वा के दंतहीन वैधव्य को देख लिया था। उसका चेहरा एकदम फक पड़ गया। वह एक शब्द भी नहीं बोला, पर मैंने सोचा बहुत छल चुकी हूँ, अब उसे और नहीं छलूंगी। प्रद्युम्न, मैंने हंसकर कहा, जिस दंत पंक्ति को देखकर तुम मुग्ध हुए थे वह मरीचिका मात्र थी। मेरे बाल भी सफेद हैं प्रद्युम्न। इसी अप्रैल में मैं पूरे 50 वर्ष की हो जाऊंगी। मेरी उंगलियां गठिया से टेढ़ी हैं। मेरी कमर में हमेशा दर्द रहता है। मेरी छात्राओं में से अधिकांश दादी नानी बन चुकी हैं। और फिर मैं रोने के बदले जोर जोर से हंसने लगी थी। जितनी ही बार प्रद्युम्न के हतप्रभ चेहरे को देखती, उतनी ही बार एक नई हिस्टेरिकल हंसी का दौरा मुझे दोहरी कर देता। चेष्टा करने पर भी मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। जीवन में कितनी ही बार मैंने अपनी षोडशी छात्राओं को इसी हिस्टीरिया से चांटे मार मार कर मुक्त किया है, किंतु उस दिन मैं स्वयं असहाय बनी हंसे जा रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे, पेट में बल पड़ गए, और जब मैं उस पागलपन के दौरे से अधमरी होकर चैतन्य हुई तो देखा मैं कमरे में अकेली हूँ। वह जा चुका था। अपने विचित्र रोमांस की करुण कहानी सुना रजनी दी एकदम निढाल होकर फिर आराम कुर्सी में पसर गईं। उनकी आंखें बंद थीं और ललाट पर पसीना झलकने लगा था। आखिरी बस कितने बजे जाती है रजनी दी? मैंने डर डर कर पूछा। न जाने कैसा भुतहा बंगला लगने लगा था वह मुझे। उनकी नित्य की संवरी गृहस्थी में जैसे शत सहस्त्र मक्खियां भिनभिनाने लगी थी। बिना लगा बिस्तर, पूरे कमरे में फैले फटे पूरे प्रेम पत्र, और आराम कुर्सी पर मुर्दा सी पड़ी स्वयं गृह स्वामिनी। उलझी जटाएं, धसी आंखें और दंतहीन मुख। क्या पता फिर उन्हें अपनी उन्मत्त हंसी का दौरा पड़ जाए। रजनी दी, सोचती हूँ आज ही चली जाऊं। आखिरी बस क्या चली गई होगी? मैंने पूछा, और उन्होंने अपनी गंजेड़ी की सी लाल लाल आंखों से मुझे घूरा तो मेरा कलेजा हिम हो गया। निश्चय ही अब वे फिर हो करके हंसने लगेंगी।
5 बजे, उन्होंने क्लांत स्वर में कहा। 4:45 बजे चलने पर भी तुम बस पकड़ सकती हो। 2 कदम पर तो बस स्टैंड है। मुझे लगा जैसे वे कह रही हूँ, इसी बस से चली जाओ तुम, मुझे अकेली छोड़ दो, एकदम अकेली रहना चाहती हूँ मैं। फिर उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना पर्स खोला, एक शीशी निकालकर 2 गोलियां खाईं और गुड़ी मुड़ी बने बिस्तर में अलसाई बिल्ली सी घुटने मोड़कर लेट गई। नींद की गोली खाए बिना इधर मुझे नींद ही नहीं आती। जा रही हो क्या? उनका अटपटा प्रश्न उनकी अस्वाभाविक नींद में डूबने लगा था। मैं हाथ का सूटकेस लटकाए चली तो वे गहरी नींद में डूब चुकी थी। फिर मैं उस निद्रा मग्ना चिर स्वयंवरा की सुहाग पिटारी साथ लिए चुपचाप बाहर निकल आई। चिर स्वयंवरा कहानी बस इतनी सी। आशा करती हूँ आप सभी पसंद करेंगे। अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।